6 सितंबर 2006 मुंबई के सबसे लाडले देवता के विदाई का दिन था। गणेश उत्सव का वो आखिरी दिन जब गणेश जी की मूर्तियां समुद्र में विसर्जित की जाती है। पूरे देश में इस अवसर को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा था। हर तरफ नाचते गाते लोगों के बीच गणपति बप्पा मोरिया की जय घोष सुनाई दे रही थी। अकेले उस दिन ही मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर 15 से 20 लाख लोग गणपति बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए जमा हुए थे। सारे न्यूज चैनलों पर बस इसी का प्रसारण हो रहा था। इसी बीच टाइम्स नाउ नाम के एक न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव न्यूज का फ्लैश चला, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि एक भारी तोंद वाला व्यक्ति का नार्को टेस्ट चल रहा था। बेसिकली नार्को टेस्ट अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इसमें अपराधी को ट्रूथ सेरम नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें व्यक्ति ना ही पूरा बेहोश होता है और ना ही पूरा होश में होता है, अर्थात उसका लॉजिकल स्किल कम हो जाता है। और बेहोशी की अवस्था में व्यक्ति ना चाहते हुए भी सच बोल देता है। उस भारी तोंद वाले व्यक्ति की आवाज में कुछ शब्द सुनाई दिया, मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल। Who are those politicians? Politicians of LC. Huh? Who are those politicians? Mr. Sharad Pawar, Mr. Bhujbal. जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट चल रहा था उसका नाम था तेलगी, अब्दुल करीम लाट साहब तेलगी। और जिस मामले पर नार्को टेस्ट चल रहा था वो था भारत के सबसे सनसनीखेज घोटालों में से एक तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम की। जैसे ही टाइम्स नाउ पर यह खबर चली उसके बाद से देश भर में सनसनी फैल गई। एक राजनीतिक भूचाल सी आ गई थी, क्योंकि एनसीपी नेता शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण नाम थे। कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और हाल ही में 2004 में केंद्रीय मंत्री भी बने थे। साथ ही उस समय महाराष्ट्र में भी एनसीपी की ही सरकार थी। कुल मिलाकर शरद पवार और छगन भुजबल का नाम इतने बड़े स्कैम में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। कहा जाता है कि यह स्कैम 30,000 करोड़ का था, यानी आज के वक्त का लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। यह स्कैम इतना बड़ा था कि आर्यभट्ट के इस देश में जीरो की कमी पड़ने लगी। वो एक डायलॉग है ना कि तेलगी के इस स्कैम को गिना नहीं सिर्फ तौला जा सकता था। तेलगी और उसके इस स्कैम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, परंतु एक्चुअल में उस समय क्या चल रहा था, कैसे ये पूरा स्कैम काम कर रहा था, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर से लेकर दिग्गज नेताओं तक का हाथ इस स्कैम में सने हुए थे। तेलगी के द्वारा बनाया गया ये पूरा सिस्टम किसी हाईटेक बिजनेस स्ट्रेटेजी से कम नहीं था। तो आखिर में यहाँ पर सवाल आता है कि ये सब हुआ कैसे? कैसे रेलवे स्टेशन पर मूंगफली और सीजनल फल बेचने वाला एक गरीब व्यक्ति 30,000 करोड़ का स्कैम कर गया? कैसे तेलगी ने पूरे न्यायिक से लेकर राजनीतिक व्यवस्था को अपने इशारे पर चला रहा था? कैसे अंडरवर्ल्ड और नेताओं से लेकर पुलिस वाले तक सब मैनेज थे और तेलगी अपना पूरा सिस्टम जेल में रहने के बाद भी जेल से ही ऑपरेट कर रहा था? कैसे तेलगी ने जो चक्रव्यूह खुद अपने हाथों से बनाया था उसमें वो खुद ही फंसता चला गया और मृत्यु तक उससे बाहर नहीं निकल पाया? क्या था उसका वो आखिरी इच्छा जो मरने के बाद भी वो भारतीय एजेंसियों को आईना दिखा गया? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। In Mumbai this afternoon, the judge hearing the Telgi fake stamp paper case has been made to leave with immediate effect. तेलगी के बारे में सुना है ना? तेलगी खोटा सिक्का है। तेलगी सांप है। तेलगी बहुत स्मार्ट है। तेलगी पूरी रिस्क लेगा। मुझे तेलगी चाहिए। क्या नाम था? हाँ नहीं मैडम, है अब्दुल करीम तेलगी। फेमस स्टैम्प पेपर घोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की बेंगलुरु के अस्पताल में मौत हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। साथ ही शेयर भी कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 3 से 4 लोग ही ऐसे रहे हैं जो इस स्कैम के बारे में पूरा एक एक डिटेल जानते हैं। एनडीटीवी के खोजी पत्रकार संजय सिंह उन्हीं में से एक है। आगे चलकर यही संजय सिंह इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करते हैं और दोषियों को सजा भी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा वो सभी संजय सिंह की एक किताब तेलगी एक रिपोर्टर की डायरी के आधार पर ही बोलूंगा। आज तक जितने भी स्कैम के बारे में मैंने पढ़ा है या फिर जाना है उसमें से ये एकमात्र ऐसा स्कैम है जिसमें थ्रिलर है, इमोशन है, प्रेम है और धोखा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त 1959 से, जब महाराष्ट्र के सांगली जिले के मीरत क्षेत्र में लाट साहब के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है अब्दुल करीम। चूंकि अब्दुल करीम के गांव का नाम तेलगी था और पिता का नाम लाट साहब, इसीलिए इसका पूरा नाम पड़ा अब्दुल करीम लाट साहब तेलगी।
उसका शुरुआती पढ़ाई तेलगी गांव में ही हुआ था। उसके 2 भाई थे, बड़ा भाई अब्दुल रहीम और छोटा भाई अब्दुल अजीम। बाद में पूरा परिवार बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं और बेलगांव शहर से 25 किलोमीटर पर बसा हुआ खानापुर रेलवे स्टेशन पर छोटे मोटे काम करके किसी तरह से अपना गुजारा चलाते हैं। उस समय खानापुर रेलवे स्टेशन पर बमुश्किल 10-12 रेलगाड़ियां ही रुकती थी। तिलगी के पिता रेलवे कर्मचारी थे। उसके बाद भी आमदनी का आलम यह था कि 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुट पाता था। इसी बीच लाट साहब की डायबिटीज समेत कुछ और बीमारियां भी हो गई, जिसके कारण कि उनकी मृत्यु हो जाती है। गरीबी तो थी, साथ ही घर में जो कमाने वाले थे वो भी चले गए। इसके बाद घर में बड़े होने के कारण परिवार के पेट पालने की पूरी जिम्मेदारी अब्दुल करीम तेलगी पर आ गया। चूंकि खानापुर हरे भरे जंगलों के पास बसा हुआ था, इसीलिए तेलगी वहां से सीजनल फल लाकर खानापुर रेलवे स्टेशन पर बेचने लगा। इतनी खराब स्थिति होने के बाद भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ा और काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। उस समय तक खानापुर इतना छोटा कस्बा था कि वहां ग्रेजुएशन लायक कोई कॉलेज था ही नहीं। इसीलिए मजबूरन तेलगी को अच्छी पढ़ाई के लिए अपना एडमिशन खानापुर से नजदीक एक शहर बेलगांव में करवाना पड़ा। बेलगांव के गोटके कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। दिन में वो पढ़ाई के लिए शहर जाता था और रात के वक्त खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल बेचा करता था। इतना करने के बाद भी वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहा था। उसने खानापुर रेलवे स्टेशन पर स्थित कैंटीन में भी काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी के हर मोड़ पर समस्याओं से जूझते हुए किसी तरह से उसने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली। उस समय पर यह बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और सिर्फ उसके लिए ही नहीं, पूरे खानापुर के मुस्लिम समुदाय के लिए फख्र की बात थी। अब उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, परंतु एक बात तो उसे समझ में आ गया था कि खानापुर या बेलगांव में रहते हुए वो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता है। उसे अपने इस कुएं से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो अब उसके पास 3 विकल्प था। वेस्ट में गोवा जो कि 100 किलोमीटर दूर था, साउथ में बेंगलोर जो कि 500 किलोमीटर दूर था, तो वहीं नॉर्थ में मुंबई, वो भी 500 किलोमीटर ही दूर था। कहते हैं सपनों की असली उड़ान मुंबई से ही शुरू होता है। फिर क्या था, तेलगी भी अपने सपनों में डुबकी लगाने के लिए माया नगरी मुंबई आ जाता है। पर वो कहते हैं ना कि मंजिल का हर एक रास्ता परीक्षाओं से भरा हुआ होता है। तेलगी के लिए भी वो रास्ता वैसा ही था और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि पैसे कमाना उतना भी आसान नहीं है। हालांकि उसने एम फिनिक्स इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की भी नौकरी की थी, जहां उसको 3800 रुपये महीना सैलरी मिलता था। लेकिन मंथली टारगेट पूरा नहीं होने के कारण उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया। 80 के दशक में वो अच्छी नौकरी के तलाश में सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ आकर नौकरी करना चाहते हैं। बहुत सारी एजेंसियां भी इंडियंस को सऊदी अरब काम के लिए भेजा करती थी, परंतु कुछ लोग तो इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते थे। इसी बीच तेलगी वापस इंडिया आ जाता है और अपने उलझे हुए जिंदगी को स्टेबल करने की कोशिश करने लगता है। बता दूं कि अनस्किल्ड और 10th से कम पढ़े लिखे लोगों को अरब, ईरान और इंडोनेशिया जैसे देशों में नौकरी के उद्देश्य से जाने के लिए ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का स्टैंप सबसे जरूरी होता था और ECR स्टैंप नहीं होने पर उसे एयरपोर्ट से ही लौटा दिया जाता था। यहीं से तेलगी को एक बिजनेस आइडिया आया। उसने साउथ मुंबई के क्राफर्ड मार्केट में किराए पर एक दुकान लिया और अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम से ट्रैवल एजेंसी का काम करने लगा। ट्रैवल एजेंसी के नाम पर वो लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने लगा ताकि मजदूरों को ECR मामले में कम से कम कोई दिक्कत ना हो। साथ ही वे सभी फर्जीवाड़ा करने लगा जो इस बिजनेस में किया जा सकता था। यह पहली बार था जब तेलगी को यह एहसास हुआ कि कागज के बस थोड़ा सा हेर फेर करने से पैसे बनाए जा सकते हैं। हजारों के बाद फिर वो लाखों में खेलने लगा, पर यह बिजनेस ज्यादा दिन तक चला नहीं और 90 के दशक में तेलगी पुलिस के हाथों लग गया। उस पर IPC के सेक्शन 465, 467, 471, 420, 34 और इमिग्रेशन एक्ट के सेक्शन 3 और 24 लगाया गया। मोटे तौर पर बोला जाए तो धोखाधड़ी का केस लगाया गया। आमतौर पर जो भी व्यक्ति पहली बार जेल जाता है वो या तो सुधर जाता है या और बड़ा अपराधी बन जाता है। वो कहते हैं ना कि अंत ही आरंभ है, और तेलगी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जेल में वो राम रतन सोनी नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो आगे चलकर तेलगी का पार्टनर बनता है। इस बात को यहीं पर रोककर थोड़ा सा राम रतन सोनी के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक पर वापस आऊंगा। तो बेसिकली राम रतन सोनी कोलकाता से गवर्नमेंट स्टैंप वेंडर था और साथ ही एक स्टॉक ब्रोकर भी था। इससे पहले भी वो स्टॉक मार्केट में छोटे मोटे स्कैम कर चुका था और उसी फर्जीवाड़ा के कारण वो जेल में भी था। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में तो राम रतन सोनी को जैसे महारत हासिल था, पर वो तेलगी की तरह छोटे मोटे काम नहीं करता था, बल्कि बड़ा हाथ मारता था, जैसे शेयर्स के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना, फर्जी स्टैंप पेपर छापना आदि। कहा जाता है कि इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी था। अब वापस आते हैं कहानी पर। तो इसी राम रतन सोनी नाम के व्यक्ति ने तेलगी को अपने फर्जीवाड़ा के बारे में अच्छे से समझाया और कहा कि कहाँ ये 1000 लाख के चक्कर में पड़े हुए हो, खेलना है तो कोई बड़ा हाथ मारो और करोड़ों का खेल खेलो।
उसने तेलगी को बताया कि स्टैंप डिपार्टमेंट भारत का सबसे लापरवाह डिपार्टमेंट है जहां से शुरुआत की जा सकती है। साथ ही उसने अपने फर्जीवाड़ा का पूरा ब्लूप्रिंट भी समझाया, पर उसे शायद ये नहीं पता था कि तेलगी का ये स्कैम इतना बड़ा हो जाएगा कि वो देश के इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम के नाम पर लिखा जाएगा। तेलगी में एक और खूबी थी कि वो जो भी काम करता था उसमें सबसे पहले देख लेता था कि इस काम को कितना ज्यादा स्केल किया जा सकता है। जिस काम में स्केल नहीं दिखता था तेलगी उस काम को करता ही नहीं था। ये प्लान है ना मस्त, एक नंबर का बकवास प्लान है, 3-4 दिन भी नहीं चलेगा। अरे स्केल बड़ा करने का ऑप्शन किधर है? जेल से रिहा होने से पहले ही वो सोच रखा था कि इस स्कैम को वह रतन सोनी की तरह कुएं की मेंढक बनकर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाएगा। चूंकि स्टॉक मार्केट में इससे पहले भी बहुत सारे स्कैम हो चुके थे, साथ ही स्टॉक डिपार्टमेंट में उतना लापरवाही भी नहीं होता था, इसीलिए वहां पकड़े जाने का खतरा भी ज्यादा था। यही कारण था कि तेलगी और रतन सोनी ने फर्जी स्टैंप पेपर बनाने का रास्ता चुना। जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले उसने मुंबई के कुलाबा इलाके के किसान गेस्ट हाउस में मैनेजर की नौकरी कर ली। यहाँ पर इसकी मुलाकात गेस्ट हाउस के मालिक की साली शाहिदा से हुई। दोनों का मुलाकात प्यार में और प्यार शादी में बदल गया और गेस्ट हाउस के मालिक की साली शाहिदा अब शाहिदा बेगम बन गई। इस समय तेलगी अपने स्कैम को धीरे धीरे अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, पर जनरली होता यह है कि स्टैंप पेपर बस सरकार से लाइसेंस प्राप्त वेंडर ही बेच सकता था। इसलिए सबसे पहले तो तेलगी को वेंडर लाइसेंस चाहिए थे, जिसके लिए वो सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैंप के ऑफिस में वेंडिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देते हैं और समाजवादी जनता पार्टी के विधायक अनिल गोटे की मदद लेते हैं ताकि उस समय के महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री विलासराव देशमुख तक पहुंचा जा सके। वही विलासराव देशमुख जो आगे चलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। 18 मार्च 1994 को तेलगी को लाइसेंस मिल जाता है, जिसका लाइसेंस नंबर 12500 था। बाद में जब देशमुख का नाम इसमें आया तो उन्होंने पीटीआई से कहा कि जब अनिल गोटे मेरे पास सिफारिश लेकर के आए तो मैंने नेक नियत से उसे तेलगी के एप्लीकेशन को आगे बढ़ा दिया। मैंने एप्लीकेशन पर सिर्फ प्लीज कंसीडर लिखा था। उसके बाद स्टैंप रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने नियमों के मुताबिक जाते हुए तमाम बैकग्राउंड चेक कर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही लाइसेंस जारी किया था। जैसे ही तेलगी को लाइसेंस मिला उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस्तेमाल किए जा चुके असली स्टैंप पेपर से उसने स्याही को मिटाकर उसे फिर से नए जैसा बनाकर बाजार में बेचने लायक बनाया। फिर क्या था, उसको असली स्टैंप पेपर के साथ मिक्स करके बाजार में बेचने लगा। किसी को तेलगी पर शक भी नहीं हो सकता था क्योंकि तेलगी को वेंडर लाइसेंस मिल चुका था। अब तेलगी धीरे धीरे करके अमीर बनने लगा था क्योंकि असली स्टैंप पेपर पर तो वो सिर्फ 3% ही बचा पाता था, परंतु इस्तेमाल किए हुए स्टैंप पेपर पर जो वो स्याही मिटाता था उसमें वो लगभग 99 to 100% बचा लेता था। वो यूज्ड स्टैंप पेपर को इतना ज्यादा क्वांटिटी में मिलाता था कि पहले साल भर में ही उसने 2 करोड़ रुपए के असली स्टैंप पेपर के साथ 6 करोड़ के इस्तेमाल किए हुए स्टैंप पेपर बेच दिए। यानी उस समय पर 6 करोड़ सीधे तेलगी के जेब में। पर धीरे धीरे करके उसका ये भेद खुलने लगा जब साउथ मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में फर्जी स्टैंप पेपर की शिकायत आने लगी और सभी का तार अब्दुल करीम के साथ ही जुड़ने लगा। आगे जाकर लाइसेंस मिलने के करीब 15 महीने बाद यानी 21 जून 1995 को सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैंप के IAS अधिकारी राधेश्याम मोपालकर को मजबूरी में आकर तेलगी का लाइसेंस रद्द करना पड़ा। मजबूरी में इसलिए क्योंकि राधेश्याम मोपालकर भी इस स्कैम में तेलगी से मिला हुआ था। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तब जाकर तेलगी का लाइसेंस रद्द किया गया। जैसे ही लाइसेंस रद्द हुआ तेलगी का ये फ्रॉड एकदम से ठप पड़ गया। पर उनको कहीं ना कहीं इस बात का तो अंदाजा था कि आज नहीं तो कल उसका ये फ्रॉड जरूर पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो पहले से ही इस परिस्थिति के लिए तैयार था। अब जब लाइसेंस रद्द हो गया तब तेलगी को लगा कि ये सब फर्जी स्टैंप पेपर के कारण ही हुआ है। तब उसने सोचा कि क्यों ना असली स्टैंप पेपर ही छापे जाए और उससे ही स्टैंप वेंडर के थ्रू बेचा जाए, जिससे वो कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। उस समय नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में सभी सरकारी कागजात छपते थे, पर असली स्टैंप पेपर को छापना उतना भी आसान नहीं था क्योंकि इसको छापने में जो मशीन, कागज और इंक की जरूरत होती थी वो स्पेशल सरकार के द्वारा सरकारी कागजात बनाने के लिए ही इंपोर्ट की जाती थी और आम लोग उसको नहीं खरीद सकते थे। तो अब तेलगी के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो किसी तरह से इंडिया सिक्योरिटी प्रेस से असली मशीन, कागज और इंक प्राप्त कर ले। पर सिक्योरिटी प्रेस का प्रिंटिंग मशीन खराब होने के बाद ही बिकता था। वो भी सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन को डिसमेंटल किया जाता था, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में तोड़कर कबाड़ में अलग अलग लोगों को बिडिंग के थ्रू बेचा जाता था। साथ ही प्रिंटिंग ब्लॉक्स जिसमें स्टैंप छपता था उसको सबके सामने तोड़ दिया जाता था। इसके लिए तेलगी सिक्योरिटी प्रेस के कुछ अधिकारियों को ले देकर अपने साथ मिला लिया। उस समय गंगा प्रसाद इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के डिप्टी जनरल मैनेजर थे, जिनसे तेलगी की अच्छी दोस्ती हो गई। बाद में गंगा प्रसाद के मदद से ही तेलगी ने कार्यरत मशीनों को भी खराब दिखाकर अपने सेल कंपनियों के थ्रू उसे ठीक ठाक हालत में हासिल कर लेता है।
कहा जाता है कि गंगा प्रसाद को डिप्टी जनरल मैनेजर से जनरल मैनेजर बनने में तेलगी का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उसी ने नेताओं को पैसे खिलाकर कथित रूप से गंगा प्रसाद का प्रमोशन करवाया था। प्रेस के अधिकारियों ने पैसे खाकर स्टैंप के नेगेटिव और पॉजिटिव के ब्लॉक भी तेलगी को उपलब्ध करा दिए। पेपर और इंक वो किसी न किसी तरह से मंगवा ही लेता था। अब जो भी स्टैंप पेपर को छापने के लिए चाहिए था वो सब तेलगी को मिल चुके थे। अब शुरू होता है स्टैंप पेपर स्कैम का असली गेम। तेलगी ने मुद्रण ऑफसेट प्रिंटर नाम से अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया, जिसमें वो असली स्टैंप पेपर छापने लगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ स्टैंप पेपर फर्जी नहीं था, बल्कि उसे छापा गलत तरीके से जा रहा था। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के अधिकारियों के साथ मिलकर उसने स्टैंप को बाजार में भी बेचना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे अपने इलीगल कामों को लीगल बनाने में लगा हुआ था। इसके लिए उसने अलग अलग फर्म्स के नाम से अलग अलग बैंक अकाउंट भी खोले, जिसमें से कुछ फर्म्स के नाम मेमर्स सिटीजन इंटरप्राइजेस, मेमर्स प्राइम सर्विसेज, मेमर्स यूनिक इंटरप्राइजेस, मेमर्स यूनिक सर्विसेज आदि थे। उसने स्टैंप पेपर को स्टोर करने के लिए बहुत सारे गोदाम बनाए। तेलगी अपने काले धंधे को एक बिजनेस की तरह चला रहा था। इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उसने प्रॉपर एक्सपर्ट के टीम बना रखा था। ऑपरेशन के ऊपर के फंक्शनिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीनियर मार्केटिंग मैनेजर्स थे। नीचे 350 से ज्यादा एजेंट्स, ग्रेजुएट पास सेल्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिलीवरी टीम, टेली मार्केटिंग आदि की टीमें थी। सोचिए, ना ही तेलगी कोई बिजनेस स्कूल में पढ़ता था और ना ही MBA किया हुआ था, फिर भी अपने पूरे धंधे को इस तरह से डिजाइन किया था जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। उसने अलग अलग स्टेज पर अलग अलग लेवल्स बना रखे थे। यदि आप इसे गौर से देखोगे तो ये किसी हाईटेक बिजनेस स्ट्रेटजी से कम नहीं लगता है। जैसे जैसे तेलगी का जाल पूरे देश में फैल रहा था, वैसे वैसे वेंडर्स भी सरकार को छोड़कर तेलगी से ही स्टैंप पेपर खरीदने लगे, क्योंकि सरकारी 3% के कमीशन के बजाय तेलगी ने वेंडर्स को 20 से 30% का भारी कमीशन देना शुरू किया। इससे वेंडर्स भी ज्यादा स्टैंप बेचते थे। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड से लेकर पुलिस वाला तक सब मैनेज थे। वो पुलिस तक को सैलरी देता था। तेलगी का सबसे बड़ा हथियार था उसका शब्द। वो अपने बातों से बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ साथ अंडरवर्ल्ड और पुलिस के लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था। धीरे धीरे करके तेलगी अपने इस बिजनेस को, या यूं कहे कि अपने इस स्कैम को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया था। यानी अब स्कैम इतने ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर चला गया था कि तेलगी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस की तरह ऑपरेट हो रहा था। पर कभी ना कभी तो इस स्कैम को बाहर आना ही था, और ये बात तेलगी को भी अच्छे से पता था। इसलिए उसने समय समय पर इस स्कैम के अलावा अलग अलग बिजनेस को भी ट्राई किया। तेलगी को फिल्मों का बहुत सारा शौक था। वो चाहता था कि खानापुर में खुद का सिनेमा हॉल हो, जिसमें वो आराम से फिल्मों का लुत्फ उठा सके। इसीलिए उसने सबसे पहले बॉलीवुड में ही इन्वेस्ट किया। उसने अपनी बेटी सना के नाम पर सना मूवीज इंटरनेशनल नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोल ली। स्कैम के काले पैसे को उसने कुछ तो एक मूवी भी बनाई थी, पर वो सारी मूवी जबरदस्त फ्लॉप रही और तेलगी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद तेलगी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी अपना किस्मत आजमाया, पर वहां पर भी वो फ्लॉप रहा। एक तरफ तो तेलगी अलग अलग बिजनेस को ट्राई कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसका स्कैम धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इतना बड़ा कि अब वो स्कैम 30,000 करोड़ तक पहुंच गया था। पर जल्द ही तेलगी अब सबके नजरों में आने वाला था और उसका ये स्कैम भी एक्सपोज होने वाला था। मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं चाहकर भी ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता हूँ। इसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे ये पूरा स्कैम एक्सपोज हुआ, कौन कौन एक्चुअल में इस स्कैम में शामिल था, वो सब इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में अच्छे से पता चलेगा। पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको जल्द ही इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।